हमारी लोकसभा के अंदर फिलहाल चल रहा है विंटर सेशन, या यूं कहूँगा इस साल का ये आखिरी सेशन है। वैसे तो साल में टोटल 3 ही सेशन होते हैं, एक होता है बजट, एक होता है मॉनसून, एक होता है विंटर सेशन, जिसको आप BMW से याद कर सकते हो। B फॉर बजट है, M फॉर मॉनसून है एंड W फॉर विंटर सेशन है। इसमें एक अभी रिसेंटली बिल पास हुआ है और ये हमारे एक नए कानूनों का एक प्रकार का बिल है या IPC में चेंजेस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि इसकी चर्चा ऑलरेडी पहले हो चुकी है, लेकिन अब लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है। हालांकि कानून नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, कानून बनने में एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसा कि आपको पता है पिछले सेशन के दौरान क्या हुआ था, नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास किया गया था, जिसमें पहले लोकसभा से गुजरना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से गुजरना पड़ता है और फाइनली राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक में क्या था, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने से संबंधित था, यानी कि 2029 से उसे अप्लाई भी कर दिया जाएगा। बहरहाल आज का जो ये वीडियो है ये बेहद खास है, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, पर नॉलेज के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, स्टार IQ एजुकेशन नाम से एक एप्लीकेशन है या इसी नाम से एक वेबसाइट है, इस पे आपको मेरे द्वारा ही HPC का एक कोर्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आधारशिला बैच है, आप उसे ले लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई है, एक लीनियर मैनर में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये है हमारे भारत के गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह। ठीक है, अच्छा सर, अब ये 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास किए गए हैं। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल, ध्यान रखना, एक तो पहला वर्ड ही ये याद रखना है। अब इसे राज्यसभा के अंदर रखा जाएगा क्योंकि अभी तो कानून नहीं बना है, क्योंकि लॉ बिल पास हुआ है अभी तक के लिए। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने ही पेश किया और कहा अंग्रेजों के समय के राजद्रोह कानून को पहला तो खत्म किया जा रहा है, सेडेशन लॉ अब खत्म हो रहा है। अच्छा सर, राजद्रोह क्यों खत्म हो रहा है? पहले हमारे भारत में राजद्रोह चलता था, राजा के खिलाफ कोई भी कुछ बोल देता था तो उसको सजा होती थी। अब राजद्रोह उस समय चलता था, तो अब राजद्रोह का क्या मतलब है, क्योंकि अब तो कोई राजा है नहीं, तो अब राजद्रोह है नहीं, इसका मतलब राजा नहीं है। कोई सरकार के खिलाफ कोई बोल दे, सरकार के लिए कुछ भी बोल दे, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ऐसा भारतीय कई क्रांतिकारियों के साथ में, कई लोगों के साथ में हुआ है। बिहार केस आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, और इवन अभी 2009 के आसपास भी ये केस हुआ था एक न्यूज़ एंकर के साथ में। तो अब इस राजद्रोह की जगह पे जो है ना वो देशद्रोह आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। के अलावा नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है, थोड़ा सा बेहद तो और अच्छा बनाया ही है। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पे जेल है। अब पहली बात यह है कि इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी अमित शाह जी की। इन्होंने सबसे पहली बात कही कि बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी जो है ना 6-6 साल जेल में रहे थे, सिर्फ और सिर्फ राजद्रोह के चलते हुए। राजपाट तो चलता ही नहीं अब तो फिलहाल के लिए, तो अब वो कानून जो है ना वो खत्म हो गया है, अब कानून रहा ही नहीं है वो। मैंने राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया है। इनकी स्टेटमेंट थी कि राजद्रोह को हमने चेंज करके देशद्रोह कर दिया, क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, ये एक अच्छी बात है। सही बात भी है कि जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो आप आलोचना कर सकते हो। आप आलोचना सही कहोगे, गलत कहोगे, विपक्ष अगर बोलेगा नहीं तो फिर देश लोकतांत्रिक हुआ ही कैसे कह सकते हो, डेमोक्रेसी बनी कैसे पाई। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, ये है कि देश की संपत्ति है, एकता, अखंडता, संप्रभुता ऐसे है, जैसे आर्टिकल 19 है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप कुछ भी बोलिएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं किसी की मानहानि करेंगे। देश की एकता, संप्रभुता, एक अखंडता, इनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो इस चीज़ को मेंशन किया गया। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होने वाली है। मतलब कहने का है कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बोलने के साथ साथ कहीं बम धमाके कर रहा है, कहीं हिंसा फैला रहा है, मारकाट कर रहा है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, रोड तोड़ रहा है, या कोई पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, बस स्टैंड को तोड़ फोड़ कर रहा है, रेलवे को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तब उसके ऊपर फिर ये सेडेशन लॉ लगाया जाएगा।
उसे आज़ाद रहने का फिर कोई हक नहीं है, उसको फिर जेल में। अब जेल में डालने का मतलब क्या है? वैसे क्या है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको जीने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्र जीने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता का आपको पूरा अधिकार है। आप लोग 19 आर्टिकल से पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता कब खत्म की जाती है? सजा देने का मतलब आपकी स्वतंत्रता या आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार छीन लेना, यही तो होता है काम। तो कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देश का विरोध करने वालों को जेल जाना चाहिएगा। इन्होंने कहा कि मेरे बातों को कुछ लोग जो ना अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इतना ही कहा है कि जिन्होंने देश का कोई नुकसान पहुंचाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। अदरवाइज अब भारत में देशद्रोह जो है वो हो गया है, राजद्रोह नाम की चीज़ नहीं रही है। पहली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुई है कि बच्ची से रेप के दोषी को फांसी दी जाएगी। पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63 69 में रेप को रखा गया है, अपराध को वहां ऐड ऑन कर दिया। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे रखा गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हो गया। ये तो बहुत फेमस धारा आप लोगों ने सुनी होगी, ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। पुरानी फिल्मों का एक बहुत ही फेमस डायलॉग। उर्दू में कहते हैं आईपीसी को ताज़ीरात हिंद, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता और उर्दू में कहते हैं ताज़ीरात हिंद। तो तुमने सुना होगा ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत। अब इसको बदल दिया है, ये अब हो गई है 101 हो गई है। एक वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास या मौत तक की सजा जो है ना का प्रावधान। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या फिर जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा, मतलब वो उम्र कैद ही समझिएगा, पूरी उम्र भर के लिए ही जेल में बंद। पहले क्या बात करें तो 1860 के अंदर इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता हो गई है। पहले क्या होता था? इंडियन पिनल कोड था, अब उसको नाम बदल के हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि 23 के अंदर ये बिल पास हुआ है। दूसरा चेंजेस जो बहुत बड़ा है, 1898 में बने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये तो वो बताता है कि अपराध क्या है, ये अपराध को सिद्ध करने की कोशिश करता है। उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो जाएगा। सीआरपीसी भी चेंज होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 1872 में इंडियन जो एविडेंस कोड है उसकी जगह क्या हो जाएगा? भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो जाएगा। ये वो चीज़ है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा तसल्ली से याद करना। अब क्या कि गैर इरादतन, भाई आपका इरादा नहीं था मारने का, गलती से मान लो आप गाड़ी चला रहे थे और आप गाड़ी चला रहे थे, आप किसी को मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपसे एक्सीडेंट हो गया, अगले की जान चली गई। उस कैटेगरी के लिए क्या है? उसके लिए एक गाड़ी चलाते समय मतलब हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे सज़ा तो दी जाएगी क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन सज़ा कम हो जाएगी अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा तो। एंड हिट एंड रन केस है, ठीक है ना, मार ही दिया, ठीक है ना, फिर तो 10 साल की सजा है, मतलब मारा और फिर भाग गया, हिट एंड रन। पहले तो गाड़ी को ठोक दिया, ठोक के फिर भाग भी गया, फिर कहता आजा बेटा, फिर 10 साल की सजा है। मॉब लिंचिंग है, भीड़ के अंदर फांसी की सजा। मॉब लिंचिंग अगर करता है, मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा ही होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया। जैसे स्नैचिंग हो तो किसी के चेन खींच के भाग गया, पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसे को वैसे नॉर्मल छपरी कहा करते थे, लेकिन अब इन छपरियों की थोड़ी अच्छी सी लाइन लगेगी क्योंकि ये छपरी बहुत है, ये नए नए आशिक होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बहुतों को देखा है, ऐसे लोगों को जो नए नए आशिक होते हैं ना, फिर उनको चाहिए रातों रात अमीरी का शौक चढ़ता है ना, तो उन लोगों के लिए ये अब ठीक बना है ये कानून। किसी के सिर पर लाठी मारने वालों को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल है। नॉर्मल अगर मान लो सिर पे सीधा लठ लगा दिया, समझ ही लीजिएगा, तो खून बहा है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ब्रेन डेड हो जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा मिलने वाली है। फिर पुलिस की जवाबदेही भी तय होगी, पहले ऐसे कुछ नहीं होता था। देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया तो उनके परिवार को जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई हमने तुम्हारे इस बंदे को गिरफ्तार किया, क्यों किया बताना पड़ेगा। इससे पहले ऐसे कोई जरूरी नहीं होता था, और किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी भी पुलिस पीड़ित को देगी। मतलब पहले क्या है, पीड़ित को पता ही नहीं होता, जिसको कैदी दोषी है उसको नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस अब 90 दिन के अंदर उस दोषी को बताएगी कि इन 90 दिन पे तेरे पर ये कार्रवाई हुई, ये प्रोसेस चल रहा है, आगे क्या होगा वगैरह वगैरह सारी डिटेल देनी होगी। अब आरोपी की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। जैसे मान लेते हैं कहीं बहुत सारे केस लटके हुए, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की बात करें, वो देश में फिर छोड़ के भाग जाते हैं, पाकिस्तान जैसे देशों में छिप जाते हैं, तो अब उनके यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। 90 दिनों में कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में फिर ट्रायल भी करवाया जाएगा। अच्छा, आधी सजा काटने पर मिल सकती है रिहाई।
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिलेगी, जजमेंट सालों तक लटकाया नहीं जाएगा, क्योंकि भारत में केस बहुत पेंडिंग पड़े हैं। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। निर्णय देने के 7 दिन के अंदर सजा सुनानी होगी। पहले सालों तक ये दया याचिका चलती रहती थी, क्योंकि दया पे कहते माफ़ कर दो, रिहाई कर दो, सज़ा थोड़ी कम कर दो, सज़ा कम कर दो, ऐसे करते सालों तक चलता रहता था वो। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। पहले एनजीओ या कोई संस्था कोई भी याचिका लगा देते थे, अब केवल दोषी ही लगाएगा और कोई नहीं लगा सकता दया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद 30 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल की जा सकेगी, और जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डाल के भय फैलाने का काम करेगा उसको फिर आतंकवादी माना जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार का उसको आतंकवादी का करार दिया गया, ये टेररिस्ट है, सीधी सी बात है। 3 विधेयक में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है अब आपका, मोटे तौर पे लास्ट कंक्लूजन आपका ये है, कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। जैसे आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 365 ही बचेगी, 175 धाराएं बदलेगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ जाएंगी, 9 खत्म होने वाली है। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के प्रावधान होंगे, जो पहले नहीं था। अब क्या है कि ये पहले ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था, पहले गाड़ी में लेके जाते थे, तो बीच में क्या है कि कोई भाग जाता था, वो धर्मेंद्र टाइप की फिल्में देख देख के थोड़े लोग मोटिवेट होते थे। अब सब काम वीडियो कॉल से होगा, क्यों इनको लेके जाना है, आने जाने का किराया भी बचेगा, गाड़ी का तेल बचेगा, पुलिस वालों की ड्यूटी बचेगी, सब काम जज वगैरह उनको जेल में ही ट्रायल ले लेंगे, वहाँ पर पूछ लेंगे, सारी सुनवाई होगी। सबसे बड़ा बदलाव है कि ट्रायल कोर्ट का हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। ट्रायल कोर्ट में 3 साल में फैसला देना ही जरूरी है। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है फिलहाल, और इनमें से तुम्हें सुन के बड़ी हैरत अंगेजी होगी, 4.5 करोड़ के पास मान के चलो ये सारे ट्रायल कोर्ट में ही पड़े हैं। इस तरह जिला अदालतों के जजों को मतलब इतने सारे पद भी है ना, वो भी खाली पड़े हैं ऑलमोस्ट, देखा जाए तो उनके भी काम किया जाएगा। तो ये मोटे तौर पे हमारे आज बड़े बड़े बदलाव हुए जो मैंने आपको शेयर किए। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।